सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि भाटीज क्लासरूम। तो हमने पहले लेक्चर डाला था, इंडेक्स वगैरह डाले थे हिस्ट्री के कि हम क्या क्या कवर करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो है हड़प्पा कालीन सभ्यता पर, जो एक वीडियो डल चुकी है, उससे आगे हम बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा आज का टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति में नगर योजनाएं कैसी थी, और कृषि कृषि के बारे में बताऊंगी, और नगर योजनाएं और संरचनाएं कैसी थी उस टाइम पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, वहां जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अलग अलग स्थान है। मोहनजोदड़ो जो है वो बताया था ना, मृतकों का टीला मिला था वहां पर, तो उसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया था। तो यहाँ पर दोनों नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जहां पर शासक वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, सामान्य जनता नहीं रहती थी, शासक वर्ग के लोग रहते थे। नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि यह जाल की तरह व्यवस्थित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। ये इम्पोर्टेंट बात है कि सड़कें जो है उस टाइम पर मतलब योजना इतनी व्यवस्थित थी कि सड़कें सबको ऐसे एक समकोण पर काटती थी, इस तरीके से समकोण पर काटती थी। ठीक है, जिससे कि सफाई भी रहे, अच्छी व्यवस्था अच्छी दिखे, नगर अच्छा दिखे। ठीक है, और ज्यादा ट्रैफिक ना हो, इतनी अच्छी व्यवस्था थी उस टाइम पर। घरों का निर्माण एक सीधे ट्रैफिक के लिए यातायात के साधन क्या होंगे। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। कितनी अच्छी व्यवस्था थी कि एक ही सड़कों के किनारे ही मतलब ऐसे बनाए जाते थे। ये पिक्चर तो कंप्यूटराइज है वैसे। ठीक है, ये एक अनुमान के तौर पे बनाई गई है। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। व्यवस्था तो बहुत सही थी कि दरवाजे और खिड़कियां सड़क की तरफ खुलेंगे तो कोई निकल रहा बढ़ रहा है तो उसके मुंह पे लगेंगे, या फिर वो उसको प्रॉब्लम होगी, इस वजह से वो अंदर की तरफ ही खुलते थे। भवन दो मंजिल भी थे, एक मंजिल भवन नहीं थे, दो मंजिल भवन थे। घरों में कई कमरे थे, रसोई घर, स्नानागार था बीच में, तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। देखो, कई कमरे भी थे, रसोई भी थी, स्नानगार भी था, और बीच में आंगन भी था। कितनी अच्छी व्यवस्था थी। ऑलराइट, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है, जो कि दिखाया जा रहा है। ये 11 पॉइंट लंबाई है इसकी ऐसे, और 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर गहराई इसकी। ठीक है, स्नानागार, इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। जो सीढ़ियां बनी हुई दिखाई गई हैं, ये सीढ़ियां बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है, इस एवं इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित है। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। ये नॉर्मली नहाने के लिए, मतलब ऐसे ही स्नान के लिए नहीं था। जब धर्म से रिलेटेड कोई चीज होती थी तो उसके लिए था। जैसे हमारे यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, वो धर्मानुष्ठान के लिए है। तो उसी तरह से इसका प्रयोग जो है धर्मानुष्ठान के संबंधी स्नान के लिए किया जाता था। ठीक है, जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को एक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था, तथा यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। एक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण हुआ था जॉन मार्शल, जिनकी अध्यक्षता में हड़प्पा की वो हुई थी, खुदाई हुई थी 1921 में। दयाराम साहनी जो भारतीय पुरातत्वविद थे, उनके उसमें। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार मिला है जो
45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों में प्रत्येक छोटे बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। स्नानागार ये जो नॉर्मली नहाने के लिए होते वो हर घर में थे, लेकिन धर्मानुष्ठान के लिए जो मोहनजोदड़ो में मिला है वो ये अलग था, जो विशाल स्नानागार था। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हड़प्पा में दुर्ग के 6 अन्नागार मिले हैं, जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर 6.09 मीटर चौड़ा, आदि इंग्लिश आदि हिंदी। कालीबंगा में अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। घरों का पानी भरकर सड़कों तक आता था। यहाँ इनके नीचे मोरियां बनी हुई थी, जिन्हें नालियां बोला जाता है, वो मोरियां बताई गई हैं नालियों को। ठीक है, ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की तख्ते से ढकी हुई रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे मेन होल भी बने हुए थे सफाई के लिए। ठीक है, कृषि, अब आते हैं कृषि व्यवस्था कैसी थी हड़प्पा काल में। ठीक है, वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। पहले वर्षा अधिक होती थी इस वजह से, और जो हड़प्पा संस्कृति के जो समाप्त होने के कारण है वो भी बाढ़ के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ समृद्ध देहातों और नगरों में देखने को ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में प्रदेश अधिक उपजाऊ था। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवार से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। मैंने बताया ना कि इसके जो समाप्त होने की जो बात बताई कि सभ्यता कैसे समाप्त हुई, वो बाढ़ ही बताई गई थी। तो यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। मतलब नवंबर अप्रैल के बीच में वो खेती करते थे गेहूं की, गेहूं और जौ की फसल उगाते थे, तो उसके बाद बाढ़ का टाइम आता था, उससे पहले वो काट लेते थे। ऑलराइट, तो कितने टैलेंटेड है हम, है ना, इस काल में। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा के जो कूड हल रेखा देखे गए हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। पुरातत्वविदों ने जो खोजकर्ताओं ने प्राप्त किया है, वहां पे कूड हल रेखाएं मिली है, उनसे अनुमान लगाया गया राजस्थान में कि यहाँ पे पहले हड़प्पा काल में उसका हलों का प्रयोग होता था, हल से खेती की जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, गेहूं, जौ, राई, राई तो सब लोग जानते हैं क्या है, मटर से जानते हैं, आदि अनाज पैदा करते थे। उन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। वे 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे, 2 किस्म का गेहूं। इसके अतिरिक्त तो तिल और सरसों की भी खेती करते हैं, तिलहन वाली फसल भी वो करते थे। ठीक है, सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु नदी के लोगों को जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग सिंडन कहने लगाया, सॉरी। तो सब एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कपास कहाँ पे उगाई जाती थी, वो सिंधु सभ्यता में उगाई जाती थी, और यूनान के लोग इसे क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले हैं। कहाँ से मिला है चावल के उत्पादन? लोथल व रंगपुर से। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र में बाजरे की खेती है, एवं रोजदी जो गुजरात में है, रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सिंधु वासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा में पाक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये कब मतलब बाढ़ आई होगी, वो सही सभ्यता समाप्त हुई है, कब से कब जाकर इसकी खुदाई की होगी, कि कुछ का मतलब जो अनुमान है कि कुछ बनाने के लिए जो खुदाई की जाती है तो तभी ऐसी चीजें मिलती हैं। तो कब की होगी, कब के प्रमाण मिले हैं? सिंधु घाटी के सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर में स्थित चौलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद में स्थित बनावली में मिट्टी का बना हुआ खिलौना मिला, हल का खिलौना। उससे अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, हल से ही खुदाई की जाती थी, जुताई जो होती थी वो हल से होती थी। ऑलराइट, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। इसे मैंने बताई नगर योजना क्या क्या थी और कृषि कैसे कैसे की जाती थी। ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में पशुपालन। उस नेक्स्ट में मैं बताऊंगी कि हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, कि ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर मैंने पहले बोला था इंटरेस्ट नहीं आता। हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, उसके बाद
पशुपालन वगैरह बहुत डिटेल में है ये। सो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट। और एक मेन इम्पोर्टेंट बात जो हर यूट्यूबर की होती है कि अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। अगर आपको इससे कोई क्वेश्चंस हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी जरूर कीजिए। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू।